वीडियो में आपको जो है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान जो कि जल संसाधन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भूगोल का है, इसमें की जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के वीडियो में कराने वाले हैं। और बंद करिए आप लोग रटना, और काफ़ी आसान भाषा में बताएंगे। ध्यान देना, जितने भी क्वेश्चन आपको इसमें दिखाएंगे काफ़ी आसान भाषा में बताएंगे, और सारे प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछा जाता है और कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछेगा और कौन सा आंसर कहाँ लिखना है वो भी आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के बाद जो है आपको सामाजिक विज्ञान में कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों देखिए सबसे बड़ी दिक्कतें ये रहती है, सामाजिक विज्ञान का इतना लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि हम रटते रटते तो हमारा तो भाई हर चीज हो जाता है, लेकिन फिर भी तैयार नहीं होता। तो आज की इस वीडियो के बाद आपको जो है सामाजिक विज्ञान की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। सबसे पहले हम इसमें जल संसाधन चैप्टर है, तो सबसे पहले हम जल संसाधन के बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम जानेंगे बस, क्योंकि अपना समय हमें वेस्ट नहीं करना है। तो जल संसाधन की बात करें तो पानी का वह स्रोत जो मनुष्य के लिए उपयोगी होता है उसे जल संसाधन कहते हैं। पानी का वह स्रोत जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो या जिनके उपयोग की संभावना हो उन्हें जल संसाधन कहते हैं। मतलब जो पानी हम लोग यूज करें, प्रयोग में हमारे जो आए, वही केवल जल संसाधन है। नोट की बात करें, यानी कि अलग से इसके बारे में थोड़ा जानकारी लें तो पृथ्वी की सतह 3/4 भाग जल से ढका है। यानी कि पृथ्वी पर 3/4 भाग जो है ये क्या है, जल ही जल है। लेकिन जल का एक बहुत छोटा प्रतिशत ही हमारे लिए उपयोगी है। देखिए बहुत ज़्यादा पानी, आपके पास भी कोई गड्ढा होगा वहाँ बहुत ज़्यादा पानी होगा, लेकिन पीने वाला पानी यानी कि जो हमारे उपयोग का पानी होगा ये कम से कम होगा। भाई समुद्र का पानी हमारे लिए थोड़ी ना वो खारा है, हम उसको पी ही नहीं पाएंगे। तो वही बोला है, लेकिन जल का एक छोटा, देखिए पृथ्वी की सतह 3/4 भाग जल से ढका है, लेकिन जल का एक बहुत छोटा प्रतिशत ही हमारे लिए उपयोगी है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम प्रश्न की बात करें कि एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछता है, तो ये रहा आपके सामने, जो कि ये प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछता है। देखिए इसको आसान भाषा में लिखना सीखिएगा। बोला क्या है पहले ये समझते हैं। जल संरक्षण के लिए अपनाए गए किन्हीं 6 उपयोगों का वर्णन कीजिए। मतलब जल संरक्षण का मतलब है कि जल को बचाना, मतलब बेकार ना हो, इसके लिए हमें कौन से उपाय, मतलब हमें कौन सा उपाय अपनाना चाहिए। तो नंबर 1, जल का अच्छे से उपयोग किया जाना चाहिए। भाई जो जल को लोग बहाते हैं, हम आप बहाते हैं, वो बहाना नहीं बल्कि जल का अच्छे से उपयोग किया जाना चाहिए। आप अगर इसके वर्ड को देखें ना तो काफ़ी आसान भाषा में लिखा हुआ है। आप बुक में भी ये क्वेश्चन उठाएंगे, बुक में देखिए ये आपके सामने है रहा, ये देखिए हम क्या लिखे, जल का अच्छे से उपयोग किया जाना चाहिए। क्या बोला, जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना। देखिए विवेकपूर्ण एक वर्ड ही कठिन है, आपको ऐसे वर्ड में। फिर क्या बोला, जल का उपयोग करने के दौरान जल की होने वाली बर्बादी को रोका जाए। तो ये सब वर्ड आप किताब में देखेंगे तो वर्ड आपको कठिन मिलेगा, लेकिन हमने इन सारे वर्ड को आसान करके आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जल का अच्छे से उपयोग किया जाना चाहिए या जल का अच्छे से उपयोग करना चाहिए, भाई दोनों सही है। जल का उपयोग करने के दौरान जल में होने वाली बर्बादी को रोकना चाहिए। मतलब जल का उपयोग करने के दौरान जब हम पानी का उपयोग करें तो बर्बाद ना हो। बाढ़ सिंचाई के दौरान पानी को बचाया जाए। आप उसमें किताब में उठाकर देखेंगे तो बहुत बड़ा दिया होगा, जो कि आपको तैयार करने में दिक्कतें होंगी। भाई बाढ़ सिंचाई के स्थान पर ड्रिप सिंचाई या इतना, भाई इतना कौन तैयार करेगा, भाई इतना हम तैयार नहीं कर सकते, आप भी तैयार नहीं कर पाएंगे। तो बाढ़ सिंचाई के दौरान पानी को बचाया जाए, सीधा बात। फिर क्या लिखेंगे, पाइपलाइन के फटने से पानी की बर्बादी को रोका जाए। इजी भाषा है कि नहीं, पाइपलाइन के फटने से पानी की बर्बादी को रोका जाए। देखिए हमारे आपके यहाँ मान लो देहात से हो तो कोई बात नहीं, लेकिन शहरों में कहीं कहीं पाइपलाइन फट जाती है ना, तो वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। फिर उसके बाद 5वां क्या है, खेती ऐसी की जाए कि पानी कम खर्च हो। मतलब ऐसी खेती किया जाए जिसमें पानी कम से कम लगे और फसल अच्छी हो। 6वां क्या है, जल को प्रदूषित होने से बचाया जाए, इसलिए पानी में कूड़ा कचरा ना बहाएं। जल को प्रदूषित होने से भी बचाना है, इसलिए पानी में कूड़ा कचरा ना बहाया जाए। कितनी आसान भाषा थी। अब आप देखिए 4 नंबर का एग्जाम में मतलब वो पूछा गया था अभी जहां आपको दिखाए थे। इतना आप लिखेंगे तो आपको हम कंफर्म करें कि ये एक पेज आपका भरा जाएगा। ये देखने में इतना लग रहा है, लेकिन आप भरेंगे तो आपका एक पेज भरा जाएगा एग्जाम वाली कॉपी में। आप ऊपर प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद इसको लिखना चालू करेंगे। भाई एक लाइन में तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, जल संरक्षण के लिए अपनाए गए किन्हीं 6 उपायों का वर्णन, फिर एक डाट मार के फिर आप नंबर लिखेंगे, तो एक पेज भरा जाएगा। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना, इजी भाषा है, आप इसको नोट कर लेना। और हाँ, अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको व्हाट्सअप नंबर अभी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाकर व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। बाकी आप लोग देखिएगा, आप ज्वाइन हो जाइए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपको जो है देखिए, हो सकता है व्हाट्सअप एक नया जो है क्रिएट कर रहे हैं, मतलब बनाया जा रहा है व्हाट्सअप जो है ऑनलाइन के लिए, आपको पीडीएफ दे देंगे तो वहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें भी नहीं रहेंगी। बाकी अभी आप कोशिश करिए, इसको लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न जो है, भूमिगत जल और धरातली जल में क्या अंतर है। मतलब भूमिगत मतलब भूमि पर पाया जाने वाला जल, और धरातली मतलब धरातल पर पाया जाने वाला जल। थोड़ा दोनों में अंतर क्या है। भूमिगत का मतलब जो गड्ढे उड्ढे में मतलब जो नल वल का पानी आता है, ये भूमिगत में आता है। और धरातली मतलब बड़े बड़े तालाब हो गए, नदी हो गई, ये सब धरातली जल में आते हैं। तो इसमें अंतर लिखना है। तो अंतर लिखते समय सुनिएगा भैया, कैसे लिखना। सबसे पहले आपको एक हेडिंग बनाना होगा, भूमिगत जल तथा और धरातलीय जल में निम्नलिखित अंतर हैं। ऐसे बनाएंगे तो आपका 2 लाइन कवर कर जाएगा। फिर भाई आपको भूमिगत जल संसाधन, धरातलीय जल संसाधन करना है, आपका ये भी कुछ कवर कर लेगा। और देखने में देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं आएगा, आएगा, और आपको बनाना आना चाहिए ताकि वहां पर आप आसान भाषा में लिख सको। नंबर 1, भूमि का जल कृषि, घरेलू व उद्योग में होता है। जो भूमि का जल होता है वो कृषि मतलब खेती के लिए, घरेलू मतलब घर में भाई हम लोग खाना पीना खाते हैं उसमें, उद्योग का मतलब मान लो कोई छोटा मोटा कारखाना है उसमें यूज होता है। लेकिन धरातलीय जल का उपयोग जो है ये बड़े बड़े उद्योगों में होता है। बड़े बड़े उद्योगों में आपका धरातली मतलब इस समुद्र का पानी लगता है। दूसरा नंबर, इसका उपयोग कठिन है। इसका उपयोग कठिन व महंगा। भाई हम लोग जो पानी यूज करते हैं वो महंगा होता है ना। बॉटल का पानी 20 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये तक पहुंच जाता है। और इसका उपयोग हर जगह सस्ता और सरल है। अरे भाई गड्ढे का पानी आप यूज करेंगे तो सरल ही तो रहेगा। आप कोई भाई खेत के लिए पानी देखिए ना, अभी हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप लोग कमेंट करना आपके घर मतलब आपके एरिया में कितना। हमारे यहाँ मोटर से अगर आप सिंचाई करते हैं तो 100 रुपये या फिर 120 रुपये लगता है 1 घंटे का। आपके यहाँ कितना लगता है आप बताइए। भाई महंगा है कि नहीं है, महंगा है। कठिन भी है, जब ज़्यादा मतलब बारिश नहीं सूखा पड़ जाता है तो यहाँ पर सिंचाई के लिए लोग लाइन लगाते हैं। 2-2, 3-3 दिन पहले कहते हैं इतना, मतलब जैसे आज पानी के लिए कहिए 2-3 दिन बाद पानी आपको मिलता है खेत में लगाने के लिए। तो महंगा तो हुआ, कठिन भी हुआ, महंगा भी हुआ। और इसका उपयोग सस्ता है, गड्ढे में है, कोई भी आप पानी वहाँ से यूज कर सकता है भाई। लेकिन हमारे उपयोग का वो नहीं रहता। धरातल के अंदर रुका जल भूमिगत जल कहलाता है। जो धरातल के अंदर रुका होता है, जैसे नल में जो पानी आता है वो धरातल के अंदर है, तो वो सारे जल जो है भूमिगत जल होते हैं। और धरातल के ऊपर हो, जैसे धरातल के ऊपर धरातलीय तल पर हो, उसे जो है धरातलीय जल कहते हैं। मतलब जो धरातल के ऊपर हो। जैसे भूमिगत जल को कुआं, नलकूपों से पाया जाता है। कुआं से, नलकूपों या मोटर से भी हम पानी को निकाल लेते हैं। यह जल जो है नदियों और तालाबों से मिलता है, गड्ढों से भी मिलता है। जो कि आप अगर ध्यान दिए हों तो इसमें के सारे वर्ड आपको इजी लगे होंगे। बाकी आपके लिए थोड़ा प्रूफ जो है दिखा देते हैं। भूमिगत जल और धरातलीय जल, आप इसको देख लीजिए कितना ये कठिन वर्ड है कि नहीं है। यहाँ ऊपर देखिए ये भी कितना वर्ड कठिन है। तो हमने इस सभी वर्ड को आसान बनाया और आपके लिए ये जो है तैयार किए हैं ताकि आपको एग्जाम में समझने में और रटने में कोई भी दिक्कत ना हो। और बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि ये आपको इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा। बाकी PDF आपके लिए मिल जाएगा। PDF आपका बिल्कुल फ्री में ही रहेगा, परेशान मत होइएगा। और PDF व्हाट्सएप के जरिए ही दे सकते हैं। PDF का कोई देखिए अगर बनेगा तो PDF का लिंक भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। अगला क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के 3 उपाय लिखिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है आपको हम बता दें। पारिस्थितिकी ये क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत ये पड़ जाती है पारिस्थितिकी क्या है। क्योंकि हमने जब इसको पहली बार देखा तो हम भी अचंभ हो रहे हैं आखिर ये पारिस्थितिक क्या है। इसमें 2-3 चीज़ें आपका मेन होती है। जैसे एक होता है ना बहुउद्देशीय क्या है, तो ये दोनों वर्ड को समझने में दिक्कत होती है क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में रटाया जाता है, समझाया नहीं जाता। तो देखिए पारिस्थितिक का मतलब होता है कि पानी को बेकार होने से बचाने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई मान लो IAS IPS की परीक्षा होती है तो इस परीक्षा को कौन कंडक्ट कराता है, UPSC कराता। तो UPSC क्या, IAS IPS या अदर मतलब सिविल सेवा को कंडक्ट कराने वाली संस्था का नाम होता है UPSC। वैसे ही पानी को कंट्रोल करने के लिए जो है इसके लिए ही बनाया गया है पारिस्थितिकी, मतलब पानी उन्हीं को मतलब पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के 3 उपाय, मतलब जल को बचाने के लिए संरक्षण के 3 उपाय बताना है। तो लिखेंगे पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के 3 उपाय। नंबर 1, मृदा अपरदन रोकने के लिए वृक्ष लगाएं। यहाँ पर देखिए मृदा अपरदन रोकने के लिए वृक्ष लगाएं। मतलब मृदा अपरदन होगा तो भाई जल का नुकसान होगा। जैसे मान लो कोई बाढ़ है, मान लो मेड़ बनाए हो, मेड़ कट गया तो पानी बह जाएगा, नुकसान हो कि नहीं। मतलब मृदा अपरदन रोकने के लिए जो है वृक्ष लगाया जाए। दूसरा, प्रदूषण पर नियंत्रण लगाया जाए। पारिस्थितिक संरक्षण से ये बढ़ता, कटन ये बढ़ता सही भाई, संरक्षण में बढ़ता प्रदूषण एक बड़ी बाधा है। भाई प्रदूषण फैलेगा तो आपका जल भी प्रदूषित होगा। वृक्ष को काटने से रोकना होगा। अगर हम वृक्ष को नहीं काटेंगे ना, वृक्ष अगर मान लो काटते जाएं तो वर्षा नहीं होगी, फिर भी हमारा जो है जल में प्रभाव पड़ेगा। तो वही पारिस्थितिक तंत्र होता है।
समझ में आ गया होगा। अब अगर यहाँ थोड़ा नोट समझ लेते हैं पारिस्थितिक के बारे में अलग से। पारिस्थितिक क्या है? ये जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो जीवों और पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन कराता है। मतलब इसी के अंदर आपको जो है पर्यावरण, मृदा, जल सबका अध्ययन आप करेंगे, उसी को बोलते हैं पारिस्थितिक। आपको पारिस्थितिक के बारे में समझ में आया होगा और ये भाषा भी आपको इजी लगी होगी। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिना कुछ समय गंवाए, बिना घबराए आप कर सकते हैं। मतलब जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जो जीवों को और पर्यावरण को, मतलब हमें आपको मनुष्यों को यानी कि जीव जंतुओं को और पर्यावरण का संतुलन, आपस में मेल जोल यानी कि संबंध को बना के रखे, उसी को बोलते हैं पारिस्थितिक। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? आपको हम बता दें, बहुत सारे बच्चों को बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में नहीं पता होगा, तो आपको हम बता दें बिल्कुल आसान भाषा में, एक ऐसी योजना जो एक ही समय में कई उद्देश्यों को पूरा करती है। मतलब एक ऐसी परियोजना ये है जो एक ही समय में कई उद्देश्यों को पूरा करती है, उसे हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। आप किताब में जाकर देखेंगे तो, किताब की बात करें भाई, किताब तो मत ही देखो, ज़्यादा सही रहेगा। किताब की भाषा काफ़ी हार्ड पड़ जाएगा, आपको कठिन पड़ जाएगा। नोट की बात करें तो ये परियोजना बांधों के निर्माण से जुड़ी होती हैं। जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये बांध से संबंधित होता है। बांध आप जानते होंगे ना, जो नदी उदी का बड़ा बड़ा बांध होता है, उस बांध से संबंधित होता है। इसका उपयोग अगर बात करें तो ये सिंचाई हो गया, जल विद्युत हो गया, उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और जल आपूर्ति के लिए किया जाता है। मतलब ये सब जल के लिए किया जाता है। जल सिंचाई के लिए बांध बना दिया जाए, विद्युत के लिए यानी कि बिजली के लिए बना दिया जाए, उत्पादन के लिए बांध बना दिया जाए, तो इन सब योजना को ही जो है हम बहुउद्देशीय बोलते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। आप इसको लिख लीजिएगा, अगर लिखना चाहो ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन ये जो है एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, बहुउद्देशीय परियोजना की सिंचाई में उपयोगिता और इसका हानि क्या होता है, वो भी अभी आपको हम बताएंगे। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं की सिंचाई में महत्वपूर्ण उपयोगिता है। भाई देखिए बहुत इजी भाषा है, ये काफ़ी इजी भाषा है। बाकी ये देखिए ये कठिन भाषा है, आप बुक में देखेंगे तो कठिन भाषा मिलेगी। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं की सिंचाई में महत्वपूर्ण उपयोगिता है। ये परियोजना सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं। ये एक ऐसी परियोजना है जो सिंचाई के लिए क्या उपलब्ध कराएगा? हमें पानी उपलब्ध कराएगा, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, मतलब खेती करने में भाई वृद्धि होगी, अच्छा खासा खेती होगा। और सूखे की स्थिति में भी फसलों को बचाया जाता है। सूखे की स्थिति में भी फसलों को बचाया जाता है। मतलब बहुउद्देशीय का मतलब है कि बांध बनाकर आप पानी को रोक लीजिए, ताकि आप मतलब बांध को रोक लीजिए, ताकि सूखे समय में उस बांध का पानी थोड़ा थोड़ा करके आप जो है फसल में यानी कि नहरों के द्वारा आप गाँवों में, शहरों में पहुंचाकर उसे फसल यानी कि फसल वाली खेत तक पहुंचाया जा सकता है। अब तो नहर आना ही बंद हो गया, हमारी तरफ, आपकी तरफ भी नहर वहर बहुत आता होगा तो बताइएगा कमेंट में। बाकी नहर वहर तो बहुत कम ही इधर चलता है। कुछ सिंचाई विधियाँ, कुछ सिंचाई विधि क्या है? बांध बनाकर पानी को रोका जाता है, जो सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। बांध बनाकर पानी को रोक कर रख लिया जाता है, उसको बाद में सिंचाई के दौरान जब सूखा आता है तब बांध को छोड़कर पानी को जो है नालों द्वारा या नालियों द्वारा जो है उसको खेत में पहुंचाया जाता है। सिंचाई के लिए नहर, तालाब और कुएं से भी पानी नहीं मिलता है। देखिए नहर से आप सुने होंगे, तालाब से भी सुने होंगे भाई, एक आता है ना जो इंजन आता है लगाकर करते हैं। कुएं से भी पहले मोटर, विद्युत मोटर जो है लगाकर कुएं से भी पानी को बाहर निकाला जाता है, जो वर्षा के मौसम में भरा रहता है। अक्सर देखे होंगे हर जगह, मतलब भाई आपके गाँवों में गड्ढा उड्ढा होता होगा, बारिश में पानी भरा जाता होगा तो बाद में उसे जो है इंजन की सहायता से खेतों में डाला जाता है। तो वही सब इसमें मतलब दिया है। आपको इसको नॉर्मल भाषा में लिखना है, किताबी भाषा बहुत कठिन होती है। आपको किताबी भाषा, देखिए हमें जो लिखे हैं किताब से ही देखे हैं, लेकिन किताब को देखे कठिन था, तो जो कठिन वर्ड था उसको हटाकर हमने इसे अपनी भाषा में आसान से आसान कर दिए हैं। और हमको सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को आसान भाषा में ही लिखना रहता है, कठिन भाषा में नहीं लिखना रहता है। इतना आप लिखेंगे तो आपका एक पेज भरा जाएगा। ये देखने में ऐसा लग रहा है, आप लिखेंगे तो एक पेज से ज़्यादा ही भरा जाएगा। ये तो काफ़ी आसान है। बाकी इसमें अपने से भी अगर कुछ जोड़ सकते हो तो जोड़ सकते हो, मतलब जोड़ पाओ तो जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें बहुउद्देशीय परियोजनाओं के हानिकारक प्रभाव, मतलब इसका हानि क्या होता है? भाई देखिए किसी चीज़ का नुकसान है मतलब फायदा है तो नुकसान तो 100% होगा ही होगा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के हानिकारक प्रभाव क्या है? तो बांध बनाने से कचरा एकत्रित होता है। अगर बांध से आप पानी को रोक रखेंगे तो उस पानी में कचरा एकत्रित हो जाएगा, तो हमें उसे साफ करना होगा। देखिए कचरा एकत्रित हो जाएगा जिससे जलीय जीव को खतरा होगा। जैसे मान लो मछली उछली या अदर चीज़ कोई जलीय जीव है, भाई कचरा एकत्रित होगा तो उनको दिक्कतें होंगी। अगला पर्यावरण प्रभाव। पर्यावरण प्रभाव, अचानक बांध टूट गया, मान लो आपने बांध बनाया, अचानक बांध टूट गया तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। अगर बड़ा बांध है, अगर अचानक टूट जाए तो गाँव बह जाते हैं,
फसल नुकसान हो जाते हैं तो नुकसान भी आपका है, फायदे भी हैं नुकसान भी है। अचानक बाढ़ आ जाने से आवास नष्ट हो जाएंगे, अचानक बाढ़ आ जाए और बांध टूट जाए तो भाई गांव अच्छे अच्छे बड़े बड़े शहर बह जाते हैं, तो ये भी आपका नुकसान है। कुछ बड़े बांधों का निर्माण करने से भूकंप आने की खतरा बढ़ जाता है। आप जब कोई बड़ा बांध बनाएंगे तो उसमें भूकंप आने की भी घटना, मतलब भूकंप आ सकता है, ये भी खतरा रहता है, भूकंप भी आ सकता है। अगला जो क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है, बांस ड्रम्प सिंचाई प्रणाली। देखिए बांस ड्रम्प सिंचाई प्रणाली क्या है पता है, ये बांसों के द्वारा सिंचाई होती है। आप यूट्यूब पर करें, गूगल पर आप जो सर्च करिएगा बांस ड्रम्प सिंचाई क्या है तो आपको वहाँ पर मिलेगा। यह सिंचाई ज़्यादातर मेघालय में होती थी पहले, अब नहीं होती। आदि मानव करते थे, आदिवासी लोग, मतलब पहले के बुजुर्ग लोग करते थे। यह सिंचाई भारत के मेघालय राज्य में विशेष रूप से प्रचलित है। यह सिंचाई भारत के मेघालय राज्य में विशेष रूप से प्रचलित है। इस सिंचाई विधि से नदियों व झरनों के जल को बांस से बने पाइप द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था। मतलब बांस लगा लगा पानी को, बांस में उतना पोल टाइप, मतलब होल टाइप का रहता है बीच में, उसी के द्वारा जो है ले जाया जाता था। थोड़ा बहुत ऊपर काटते थे आप देखिएगा, उसमें ले जाया जाता था। लगभग 200 वर्ष ये पुरानी विधि है, बताए ना कि बुजुर्ग लोग करते थे। जो सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण था, यह आदिवासी किसानों द्वारा की जाती थी। विशेषताएं अगर इसकी बात करें तो इन पाइपों से जल पहाड़ों से नीचे मतलब पहाड़ से नीचे जो है लाने का काम किया जाता था, और इससे जो है जल को पौधे के नज़दीक गिराया जाता, मतलब ये बांस जो है पूरे पौधे के नज़दीक कर करके किया जाता था। आप देखेंगे, बाकी आप इतना समझ लीजिए बस। पहले जो है बांस ड्रम का मतलब पहले सिंचाई जो है बांसों के द्वारा, मतलब पाइपें होती नहीं थी तो बांस को फैला फैला के किया जाता था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखिए, यहाँ पर एक वर्ड हमारे सामने है, कुशल जल प्रबंधन के लिए क्या आवश्यक है। वर्षा जल संग्रहण और छत वर्षा जल संग्रहण को स्पष्ट करो। मतलब इसमें क्या है, कुशल जल प्रबंधन का मतलब है कि सभी प्रकार के जल को रोकना। जैसे यहाँ देखो, कुशल जल प्रबंधन हेतु निम्न बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक। देखो कितना आसान भाषा आपके लिए हमने बनाया है, बिल्कुल आसान भाषा है। और यहाँ पर देखिए अगला क्या है, भूमिगत जल स्रोतों को सूखने से बचाना चाहिए। भूमिगत जल स्रोतों को सूखने से बचाना चाहिए। दूसरा, जल को प्रदूषण से बचाना चाहिए। पाइप को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। जल प्रबंधन के बारे में लोगों को जागरूक करना, मतलब लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भाई जब पानी को बर्बाद मत करिए, इसे बचा कर रखिए, यही सब। मतलब सभी नलकूपों जिनमें जल प्राप्त होता है उसे साफ रखना चाहिए, मतलब जो नल हो उसे साफ रखिए जहाँ से हमें जल प्राप्त होता हो। वर्षा जल संग्रहण की विधियां, नंबर 1, रोक बांध का बनना। रोक बांध का मतलब बांध बनाकर जल को रोकना। वर्षा जल संग्रहित विधि बोला है ना, वर्षा जल संग्रहण और छत वर्षा जल संग्रहण, मतलब जो जब वर्षा हो तो वर्षा के पानी को रोका जाए। पहला नंबर तो वर्षा के पानी को बांध बना के रोका जा सकता है। भाई मेड़ बड़ा बना लोगे, जैसे खेत में मेड़ बनाते हो तो पानी रुकता है कि नहीं रुकता है। और छत के वर्षा को भी रोका जाए। छत के वर्षा को रोककर उसको डिब्बे में भरा जाए, वो पानी आपके सिंचाई या हाथ धोने या अदर चीज़ में काम आएगा। मतलब ये इसी उद्देश्य के लिए ये बोला गया है। कुओं को भरना, मतलब नाली वाली की कोई कुआं हो तो उस कुएं में नाली की सहायता से पानी को भर दिया जाए। वो अलग बात है कि भाई नाली गंदी रहेगी तो कचरा जाएगा, लेकिन तालाब बनाना, तालाब को बनाकर गांव भर का पानी रोका जा सकता है। चलिए वो पीने के काम नहीं आएगा तो खेती के लिए तो काम आएगा। जल को सोखने के लिए गड्ढे बनाना, कोई गड्ढा बनाओ जल को सोखेगा। जब जमीन देखिए जब जमीन में पानी सोखेगा तो वही कहते हैं ना पताल में चला जाता है, भाई गाँव की भाषा में पताल में चला जाएगा तो वहाँ पर मतलब फिर से आएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, आप इसको पढ़िएगा, आप इसे नोट जरूर करना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान तरीके से आप पूरे यूट्यूब पर देख लेना, आपको इससे आसान मुश्किल है कि कहीं आपको मिल जाए। अब यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। वर्षा जल संग्रहण के 2 उद्देश्य बताइए। तो जल संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि पानी जीवन के लिए जरूरी है और दुनिया भर में इसकी उपलब्धता सीमित है। संरक्षण का मतलब होता है कि पानी को बचाना क्यों आवश्यक है। जल संसाधनों का संरक्षण, पानी को बचाना क्यों आवश्यक है। अब पानी को बचाना क्यों आवश्यक है, भाई आप लिख दो, पानी को बचाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम लोग इसको पीते हैं। अगर पानी नहीं रहेगा तो हम क्या पिएंगे। नॉर्मल भाषा में अगर आप बना सको तो इस तरीके से बना सकते हो, बाकी ये भाई हम लिखे हैं आपके सामने वैसे भी आसान भाषा। तो जल संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि पानी जीवन के लिए जरूरी है और दुनिया भर में इसकी उपलब्धता सीमित है। पानी सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या पौधा हो, भाई सबके लिए आवश्यक है। और पानी सीमित है, मतलब
ऐसा नहीं है कि हमारे पास भाई ढेर पानी, हम जितना चाहे उतना यूज कर ले, पानी सीमित है। वो अलग बात है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी है। पानी आप जाइए स्टेशन पर, हवाई जहाज़ पे बैठो या कहीं पर, मतलब आप लंबी यात्रा के लिए जाओ, पानी 10 रुपये बाटल मिलता है। अरे सब बात छोड़िए, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, अगर आप शहर में हैं, इलाहाबाद या दिल्ली, मतलब कोलकाता, कहीं पर भी सिटी में है, तो आप सिटी में भी पानी को खरीदते होंगे पीने के लिए। तो पानी भाई सीमित ही है, ध्यान देना। दो उद्देश्य की बात करें तो वर्षा के समय इकट्ठे किए गए पानी का प्रयोग उस समय सिंचाई के लिए किया जा सकता है। जैसे वर्षा का पानी हम एकत्रित कर ले तो वो सिंचाई के समय काम आएगा, और जब वर्षा ना हो तो पानी की कमी महसूस होने लगती है। ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या है, वर्षा के पानी को साफ करके पीने योग्य बनाना। वर्षा के पानी को हम पी सकते हैं, उसको साफ करके, भाई मशीन आती है, साफ करके हम उसको पी सकते हैं, पीने योग्य बना सकते हैं। तो ये रहा आपका जो है, बस इसके अलावा आपको इस चैप्टर से यानी कि जल संसाधन से कहीं और से नहीं पूछेगा। और हमने पूरी कोशिश किया, जितना आसान हो सकता था हमने उतनी आसान भाषा में ये रेडी किया और आपके सामने हमने बताया। आपको कैसा लगा ध्यान देना, इसको देखने में ये आपको इतना 20-25 मिनट का ही वीडियो बना, बाकी इसको बनाने में काफ़ी समय लगा और बहुत सोचना पड़ा कि आखिर कितना आसान किया जाए कि आपके समझ में आ जाए। और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपके समझ में आया होगा। सब हमने ईजी से ईजी भाषा किए हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये आपको रेडी किए हैं। इतना आसान भाषा, बड़ी मेहनत लगी है। तो आप लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना कमेंट में अपना जो है फीडबैक दीजिएगा, क्या आपको ऐसा और वीडियो चाहिए कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।